integrated rate law equation and graphical representation for first order reaction। केमिकल काइनेटिक यूनिट शुरू हो चुकी है बच्चों। आपने लेक्चर नंबर 16 चल रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सभी आ जाओ बच्चों, क्लास शुरू करने जा रहे हैं अपने। फटाफट आ जाओ बच्चों, टाइम हो चुका है आपका क्लास का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हिंदी में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम समीकरण निकालेंगे और उसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कर चुके हैं, यानी समाकलित दर नियम समीकरण हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी गणना कर चुके हैं, निकाल चुके हैं बच्चों। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैं प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें आपको समझा चुका हूं। चलें आगे। आपको पता है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n=1 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो एक प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले, ग्राफिकल रिप्रेजेंट देने से पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं और हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। ए gives to B, A रिएक्टेंट से B प्रोडक्ट बनता है और आपको पता है कि A की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है और B प्रोडक्ट बनता है, यानी A अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और B उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो हम मान के चलते हैं कि T=0 पर A की कंसंट्रेशन क्या होगी, एट 0 टाइम C0, यानी 0 टाइम पर C0, यानी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C0 होगी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो B की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। हम एक हाइपोथेटिकली एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं जिसपे हाइपोथेटिकली अप्लाई कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो T=0, तो C0 T=0 पर A की कंसंट्रेशन C0 होगी एंड B की कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि कभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, सो B की वैल्यू 0 ही रहेगी। समझे बात को। एट T समय T पर, एनी T टाइम, किसी T समय पर, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी निश्चित समय में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर C0 की कंसंट्रेशन C0 ना रह करके CT में कन्वर्ट हो जाती है। CT का मतलब क्या है, T टाइम पर C कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी एनी T टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज CT। तो CT आपको ये बात पता है कि C0 से CT की वैल्यू की तरफ जाते हुए वैल्यू क्या हो रही है, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बच्चों। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि CT की वैल्यू लेस देन टू C0 से CT की वैल्यू कम हो, क्योंकि रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है, जो कि C0 से CT आई है। और मैं ये बात आपको मैंने बताई हुई है कि अगर A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में 1 मोल लिया हुआ है तो 1 मोल रिएक्टेंट A से 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा B। अगर 1 मोल है तो यहां पर जितना 1 है तो यहां पर 1 ही बनेगा, 2 है तो यहां 2 बनेंगे। इसका मतलब जितनी यहां कमी होगी उतनी यहां वृद्धि होगी, जितना यहां डिक्रीमेंट लगेगा उतना ही वहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट लगेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि CT की जो कंसंट्रेशन है वो C0 में से कितनी कमी मान के चल रहा हूं, -x मान के चल रहा हूं कि -x कमी हुई है C0 की कंसंट्रेशन में, जो कि CT की इक्वल आ गई है। CT विच इज इक्वल टू द C0 माइनस x का यहां शो कर रहा है कि इतनी कमी हुई है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही थी। तो जितनी कमी हुई है आपको पता है कि उतनी क्या होती है, इंक्रीमेंट लगता है, उतना ही उत्पाद बनता है, उतना ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है।
तो यहां पर x कंसंट्रेशन, यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बीटी आ जाएगी, एनी टी टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द बी प्रोडक्ट इट इज नोन एज बीटी एंड इजिकल टू द जो आपको पता है कि इसकी कंसंट्रेशन में जो इंक्रीमेंट लगा है, जो सांद्रता में वृद्धि हुई, जो सांद्रता बनी है, वो जितनी यहां कमी हुई है उतनी यहां बनेगी, जितनी यहां डिक्रीज हुआ है उतना यहां इंक्रीज होगा, तो बीटी इजिकल टू आ जाएगा एक्सजी। पहले मैं चीजें करवा चुका हूं, मैं दोबारा क्यों समझा रहा हूं कि हर वीडियो लेक्चर में कोई ना कोई नया बच्चा जुड़ता है, तो उनके लिए ये हमेशा सेव रहे और सारे मेडिकल वाले बच्चों को भी समझ आता रहे और नॉन मेडिकल वालों को भी समझ आता रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो यहां तक बात समझ में आई बच्चों आपको कि मैंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकली इक्वेशन ली, ए टू बी, ए से ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है और ए की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट है एट जीरो टाइम टी समय जीरो पर, टी टाइम जीरो पर, जबकि कंसंट्रेशन अभी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी नोट एंड जीरो टाइम पर बी की कंसंट्रेशन क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगी, क्योंकि अभी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है। टी टाइम टी पर, टी एनी टाइम टी पर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू सी एंड टी टाइम पर कंसंट्रेशन या एनी टी टाइम पर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी समय पर ए की सांद्रता इज सी टी, और उसमें कमी जो मैंने दिखाई है माइनस एक्स, मैंने बोला कि एक्स कमी हुई है माइनस एक्स, सी नोट माइनस एक्स एंड उतनी वृद्धि हुई है एक्स, है ना। अब आप क्या करोगे, आपको मैंने बात सिखाई हुई है कि अब आप इस इक्वेशन के लिए रेट लो लिखोगे। मैंने आपको दो तरीकों से रेट लो लिखना सिखाया हुआ है, आपको पता है। तो पहला, अगर जिसको नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर लगाए, पहले वाले क्लासेस अटेंड करे, उसको समझ में आ जाएगा। अब मैं इनके लिए क्या लिखने जा रहा हूं, रेट लो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। रेट लो लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका आपका जो आने जा रहा है स्क्रीन पर, वो अपने लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट लो, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट लो, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो, यानी अवकलन दर नियम से हम कैसे लिखते हैं, आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, यानी अभिक्रिया की दर दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है अवकलन दर नियम, यानी डिफरेंशियल रेट लो। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही डिफरेंशियल रेट लो कहलाता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो रेट इज इक्वल टू, रेट मतलब दर, आर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस डीसी अपॉन डीटी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस का सिंबल क्यों आया, क्योंकि माइनस का सिंबल इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, यानी सांद्रता में कमी आ रही है, तो मैंने यहां पर माइनस सिंबल लगा दिया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मैंने क्या लिया, ए लिया हुआ है, तो ए की रिस्पेक्ट में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम बात करें तो ए की रिस्पेक्ट में हम बात करने जा रहे हैं, ए की रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं बच्चों। समझ आई बच्चों बात आपको, कोई आपको बीच में मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, ए यानी ए रिएक्टेंट लिया है, तो मैंने इसको, इस कंसंट्रेशन को ए की फॉर्म में लिख दिया, या ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ के तरीके से लिख दिया। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको क्या दे दो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ओके, चले आगे। तो सेकंड, अगर सेकंड लिखे, फटाफट लिखते हैं बच्चों सेकंड। अगर हम सेकंड की बात करें तो रेट लो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने पहले सीखे हुए हैं बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं उनको एक बार बता दूं, ये हमने पहले सीखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू, रेट लो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं। रेट लो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब बात करने जा रहे हैं, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है रेट इज इक्वल टू इसको स्मॉल आर से, इसको भी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इट्स पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके सिंबल को हटा दूं ना मैं, तो इस इक्वल को सिंबल को हटा दूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पावर क्या है इसकी 1, और पावर क्या होती है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसका सिंबल हटाऊं, आपको पता है बच्चों मैं आराम से करवा रहा हूं, अगर मैं इसका सिंबल हटाऊं रेट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो क्या आएगा बच्चों के आ जाएगा के सी, है ना, और के क्या है यहां पर रेट कांस्टेंट है एंड इट्स पावर 1, और आर इज इक्वल टू के ए। दोनों एक ही बात है बच्चों, बस मैं यहां पर सी लिख रहा हूं, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट क्या ए है, बस सिंपल सी बात है, कोई अंतर नहीं है। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो ये रेट हमने दोनों के लिए लिख लिया, टू टाइप से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। मतलब ये दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है तो एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वेट द, इसको समान करने पर इक्वेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, मैं इनकी सी की टर्म्स में क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं मैं सी की टर्म्स में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी की टर्म्स में कर रहा हूं, इस टर्म में नहीं कर रहा। आप चाहे तो इस टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं करने जा रहा हूं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के सी। किसी की पावर 1 हो तो वो सी बन जाता है, सी की पावर 1 मतलब सी, बात एक ही है ना, तो के सी ये यहां पर इजिकल आ गया। इस दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, है ना, यहां पर इक्वल कर दिया। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। हम इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। चले आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस जो मैंने इक्वेशन निकाली है डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी, मैं सिंपल से एक बात समझा दूं बच्चों। आपको पता है कि इसका सी का डीसी का भाई कौन है, सी, तो सेम को नीचे लाया जाता है मैथमेटिकली इक्वेशन करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल्स जो सी है ना, सी, इसको सी के नीचे मैं सी को लेकर के आ रहा हूं ताकि मुझे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना आसान हो, क्योंकि ये सारी की सारी फॉर्म कैसी है, अवकलित फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, और मुझे डिफरेंशियल फॉर्म को खत्म करना है। तो डीसी के नीचे मैं सेम लेकर इसी का भाई लेकर के आऊंगा, तो सी को मैं यहां ले जाऊंगा चक्के, और डी टी को यहां ले जाऊंगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, माइनस ऑफ डी सी अपॉन सी एंड के, इसके इंटू में चल जाए के ऑफ डी टी। ये क्वेश्चन आ गई। अब मैं पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मैं माइनस को चक्के यहां ले जाऊंगा, बात तो एक ही है। तो मैं कैसे लिखूंगा, डी सी अपॉन सी, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूं मैं, है ना, पुराने बच्चों को तो पता है ये बात। तो डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन करता हूं, दोनों का इंटीग्रेट द इक्वेशन, ये अपने इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, माइनस मल्टीपल में है तो माइनस तो आपको पता है बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस कोई माइनस कांस्टेंट होता है। अब हम बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन है, ये अभी कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि हमने यहां पर लिमिट नहीं लगाई, ये इनकम्प्लीट टाइप का इंटीग्रेशन है। हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है और हमें अवकलन को खत्म करना है। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अवकलन को खत्म क्यों करते हैं, यानी डिफरेंशियल को खत्म क्यों करते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहां पर लिमिट लगा रहा हूं। लोअर लिमिट क्या है इसकी कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है, सी नोट से सी टी में चेंज आ रहा है, सी नोट से इसकी कंसंट्रेशन सी टी में कन्वर्ट हो रही है, और टाइम जो है टी 0 से लेकर के टी इक्वल टू 0 टू टी समय तक चेंज आ रहा है ना। तो इन दोनों को लिमिट लगा करके लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी इतनी लिमिट से इतना चेंज आ रहा है, यानी सी नोट से सी टी चेंज आ रहा है, पूरे चेंज का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन सी नोट टू सी टी एंड
टी इज इक्वल टू 0 टू टी टाइम तक, ये चेंज आ रहा है इसके अंदर। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, आपको ये बात पता है कि dx अपॉन dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इजिकल क्या आ जाता है बच्चों, उसका क्या आ जाता है इंटीग्रेशन करने पर, बताओ बच्चों क्या आ जाता है, ln x आ जाता है। ln क्या है, यहां पर नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अपने log e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस क्या था, e, और ये लॉग क्यों लगाते हैं, ताकि सिंप्लीफाई कर सकें, इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकें, इसलिए हम लगाते हैं। तो मैंने यहां पर लगा दिया, तो यहां पर जब इसका dc अपॉन c का क्या हो गया, c, ln c आ गया हमारा, ln c। और हमारी लोअर लिमिट क्या थी, c नोट, और हमारी अपर लिमिट क्या थी, ct इजिकल टू माइनस ऑफ के तो बाहर ही आ गया था, एंड हमारी लोअर लिमिट क्या है बच्चों, सॉरी अपर लिमिट क्या है, t, और t में लोअर लिमिट एंड इजिकल टू अपर लिमिट। ये इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को log के वाया सॉल्व कर दो। हमें पता है कि सेम, ये देखो इसको ln c, मतलब ये c की टर्म्स में c नोट माइनस ct, यानी ct लिखा हुआ है, और यहां पर t की टर्म्स में t और 0 लिखा हुआ है। तो अपर में से लोअर को उच्च सीमा से निम्न सीमा, उच्च सीमा से निम्न सीमा में माइनस करने पर तो क्या आएगा, वो भी ln यानी नेचुरल लॉग की टर्म्स में ln ct माइनस ln c नोट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, है ना, माइनस कर दिया हमने, t माइनस 0 ln ct माइनस ln c नोट। फाइनली हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकल के आ रही है बच्चों, माइनस के टी। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकल के आ गई। मैंने बहुत आराम से करवाया बच्चों, जानबूझ के, ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको दिक्कत ना आए। अगर जो बच्चे नए आए हैं वो प्रीवियस लेक्चर भी लगाए हैं अपना। तो ये हमारी फाइनली इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई हमारी। इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको नोट कर लो बच्चों, शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन LNCT। ओके, अब आपको पता है कि इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इस इक्वेशन को के लिए ग्राफ कैसे बन सकता है, एक प्रकार का ये लीनियर इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन है। ग्राफ अभी बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले आपको एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, मैं सिंपल सी बात बोलूं तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, LNCT और सिंप्लीफाई करूंगा, ताकि एक वन लाइन का इक्वेशन बन सके। वन लाइन का इक्वेशन मतलब होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। LNCT, ये माइनस का जो LNC नोट है, माइनस ऑफ LNC नोट को मैं ले जाऊंगा इधर, तो क्या आ जाएगा, ये जो माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस ऑफ के टी प्लस LNC नोट। सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको ग्राफ बनाना बड़ा इजी है, तो ये एक प्रकार का y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेप्ट है, इंटरसेक्शन है, यानी यहां काटेगा c नोट जो कि y एक्सिस पे काटेगा। यहां पर जो m की वैल्यू क्या है, माइनस के, x की वैल्यू क्या है, t, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। बच्चों अगर हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन से इंटीग्रेटेड की जो इक्वेशन निकाली थी हमने उससे कंपैरिजन करें तो यहां पर तो क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चों, LNCT, यानी टी टाइम पर CT कंसंट्रेशन, है ना, LNCT। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आ रहा था, वाई एक्सिस पे CT आ रहा था। बच्चों कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहां पर, LNCT, है ना, और m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के, यानी स्लोप की वैल्यू क्या है, ढाल की वैल्यू क्या है, माइनस के। मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ग्राफ डाउन टू अर्थ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा। m की वैल्यू आ गई। अगर हम यहां पर निकालें x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां पर x की वैल्यू जो आएगी t, वो वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी x एक्सिस पे अपने को t रखा था, है ना। तो और यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू ln ऑफ c नोट। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या किया था, c की वैल्यू क्या रखी थी हमने, c नोट रखी थी, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, c नोट थी। और जबकि वहां पर x एक्सिस की वैल्यू क्या थी,
एक्स पे तो वहां टी था और वहां पर एम की वैल्यू तो वहां पर माइनस के ही थी, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर वाई एक्सिस चेंज है, यहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, LNCT। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से कंपैरिजन करें तो यहां पर वाई एक्सिस में चेंज आ गया और इंटरसेप्ट में चेंज आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी वन लाइन इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों, इसको हम कर सकते हैं। एक बच्चों एक बात और तो मैं बता दूं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक सेकंड तरीका और सिखाने जा रहा हूं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर अपने बात करें तो ये तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल ली ग्राफ बनाने के लिए। अब इसको अपने सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि लॉग बेस जो ई होता है एक प्रकार का नेचुरल लॉग होता है, एक प्रकार का नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस क्या होता है, एलन बोलते हैं इसको, एलन या नेचुरल लॉग। अगर मुझे नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, इट कन्वर्ट इनटू लॉग बेस 10। लॉग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, लॉग बेस 10 एंड मल्टीप्लाई टू 2.303, लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं उस पूरी इक्वेशंस को लॉग बेस 10 को कन्वर्ट कर रहा हूं, नेचुरल लॉग को मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं उस पूरी इक्वेशन के लिए। ओके, तो मैं अगर लिखूं LNCT, अगर मैं इक्वेशन लिखूं वो वाली जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाली है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग, LNCT इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT एंड प्लस LNC नोट को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं नेचुरल लॉग की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2.303 लॉग बेस 10 CT इज इक्वल टू माइनस KT एंड प्लस 2.303 लॉग बेस 10 एंड C नोट। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ डिवाइड बाय 2.303, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कैसे क्या निकल के आएगा बच्चों, जल्दी डिवाइड करो, आप भी करो, इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, लॉग बेस 10 CT इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस KT प्लस, और उसकी KT की डिवाइड में क्या आ जाएगा 2.303 एंड प्लस लॉग बेस 10 C नोट। ये हमारी फाइनली एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये हमने सेकंड इक्वेशन निकाल ली, एक सेकंड फॉर्म, एक सेकंड टाइप निकाल लिया हमने, है ना, एक मॉडिफाइड फॉर्म निकाल लिया हमने। ये भी हमने मॉडिफाइड फॉर्म ड्राइव कर ली यहां से। तो दो अब ग्राफ हमारे दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो LN की फॉर्म में, एक लॉग बेस 10 की फॉर्म में बन सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे अभी। उससे पहले आपको एक टाइप और करवाता हूं, इस इक्वेशन को और बदलता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दो इक्वेशन निकाल ली, एक तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में LNCT इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस LNC नोट, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक सेकंड हमने क्वेश्चन कौन सी निकाली, लॉग की फॉर्म में, लॉग बेस 10 CT is equal to minus of K upon 2.303 and T time plus log of base 10 and C नोड, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं एक इसका मॉडिफाई फॉर्म और तैयार करने जा रहा हूं, एक मॉडिफाइड फॉर्म और ड्राइव करने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखते जाना, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बच्चों आपको? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रही? बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा इस इक्वेशन के लिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे इसको क्या करना है कि हमें यहां पर इसको लॉग को कन्वर्ट करना है। मैं इसका एंटी लॉग लूंगा। इस इक्वेशन को मुझे एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखता हूं। आपको पता है कि इसका लॉग LN का बेस क्या होता है, लॉग बेस E। चाहे मैं लिख दूं LN, चाहे लिख दूं मैं लॉग बेस E, बात एक ही है बच्चों, लॉग बेस E CT और जो यहां पर था LN C नोट, इसको मैं ले आऊंगा माइनस में, LN लॉग बेस E C नोट मैं माइनस में ले आया यहां पर, एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT, है ना, माइनस ऑफ KT।
अब बच्चों यहां पर ये log बेस ई है, मुझे इस log बेस ई को मॉडिफाई करने के लिए, थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, आपको पता है कि एक log का फॉर्मूला होता है, यहां पर एक log की एक प्रॉपर्टी है, पहले इससे पहले log की प्रॉपर्टी देखो। log आपको पता है कि log बेस ई माइनस log बेस बी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, log बेस ई बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस ई, जहां पर log बेस ई बेस सेम, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ, log बेस ई ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहां पुटअप करने जा रहा हूं, यहां पर पुटअप कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, log बेस ई सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें यहां पर सी टी चाहिए, हमें यहां पर सी टी निकालना, क्योंकि सी टी तो है जो जहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही है, सी नोट से सी टी में कन्वर्ट हो रही है, सी नोट से सी टी में कन्वर्ट हो रही है, यानी चेंज हो रहा है। हमें यहां सी टी की वैल्यू चाहिए, तो हम सी टी की वैल्यू कैसे निकालें, हमें यहां पर सी टी निकालना है टी टाइम पर, तो हमें log को खत्म करना पड़ेगा। यहां पर हमें log को खत्म करना है, तभी जाकर के हम सी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये log बेस ई के साथ सी टी लगा हुआ है। हमें यहां पर log को खत्म करना है, हमें सी टी की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालें, log बेस ई को खत्म करने के लिए हम यहां पर लेंगे एंटी log, हम क्या लेंगे यहां पर, एंटी log लेंगे बच्चों। और एंटी log लेने का तरीका क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, अपने दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक और तरीका होता है, इसको हम e टू द पावर की फॉर्म में लिखेंगे, और e टू द पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, मैं देखते जाना आप बात को, कैसे लिखता हूं मैं। अब मैं आपको इसकी पावर में लिख के बताता हूं मैं, e log बेस e सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। मैंने इसका एंटी लॉग ले लिया, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। मैं तुम्हें दोबारा लिख के बताता हूं मैंने कैसे लिखा, ई log बेस ई सी टी अपॉन सी टी, सॉरी सी टी अपॉन सी नोट, सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है log में, एक फॉर्मूला और होता है, किसी log बेस ए, अगर log बेस ए और इसकी पावर भी एक ठीक है, a log बेस ए, दोनों के बेस सेम है और यहां पर x लिखा हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो यहां पर इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि a की पावर log बेस a, और a दोनों सेम है, इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की इक्वल आ गई। ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, log का एक फॉर्मूला होता है ना। तो e log e सी टी अपॉन सी नोट, आपको मैंने बताया कि e की पावर log e, मतलब यहां पर अगर बात करें, मैं दोबारा लिखूं इसको, तो ये इसकी पावर में लिखा log e, इसका बेस e और इसका e दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी टी अपॉन सी नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट्स पावर e एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी, है ना। e का मतलब क्या है यहां पर, एक्सपोनेंशियल। माइनस का मतलब क्या है यहां पर, माइनस का मतलब क्या है, हम यहां डिकेइंग कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा इसका, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा। इसको दे दो बच्चों, अब इसको सी टी इज इक्वल टू, यहां पर सी टी की वैल्यू आ गई सी नोट ई की पावर माइनस के टी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमने ड्राइव कर ली। ये इक्वेशन नंबर 3, ऊपर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हमने ड्राइव कर ली। अब तीनों इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन हमने क्या लिखी थी बच्चों, ln ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी एंड प्लस ln सी नोट। हमने ये इक्वेशन निकाली थी, इसको बोलेंगे y एक्सिस, इसको बोलेंगे mx प्लस, क्योंकि लाइन का इक्वेशन है। आपको पता है कि y एक्सिस पे क्या आएगा, ln ct आएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ln ct कहां आएगा, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या आएगा, t टाइम आएगा। हम ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं, और आपको पता है कि t समय 0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम आएगी, तो हमें कहां मिलेगी, किस पॉइंट पे मिलेगी, हमें मिलेगी इसी y एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलेगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ln सी नोट। यहां पर इंटरसेप्ट या इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ln सी नोट, है ना। अब यहां से क्या होगा, इसका ग्राफ जो मिलेगा हमें नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा।
नेगेटिव क्यों मिला? बच्चे कहते हैं कि सर आपने नेगेटिव क्यों मिला? क्योंकि नेगेटिव मिलने का कारण क्या है? स्लोप यहां पर क्या आई है? माइनस की आई है। सर ये भी बात समझ नहीं आई, हमें ग्राफ माइनस क्यों मिला? बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम रिएक्टेंट के बिहाफ पे ग्राफ बना रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? पहले क्या थी? इनिशियल LNC नोड, धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है? कमी आ रही है। तो ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी ऑफ माइनस के। तो LNCT क्या है? टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो कि LNCT है वो LNC नॉट से वैल्यू से कम है, मतलब कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, कमी आ रही है। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा सेकंड पॉइंट शुरू हो गया बच्चों, सेकंड हेडिंग डाल लो, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बच्चों? या तो एक्सपेरिमेंटली चेक करो या आपको कोई हिंट दिया हो। हिंट कैसे दिया होगा? या तो उसका आपको यूनिट बताई होगी, इसकी यूनिट ये है, जैसे मान लो सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स का बताओ क्या होती है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन। जिसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है? मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने करवाया हुआ है। सेकंड इनवर्स जिसका मात्रक होता है, जिसकी यूनिट होती है, वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है? कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है? इसका मतलब हमें हिंट दिया होगा, हमें यूनिट दी होगी, तब हम उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या हम एक्सपेरिमेंटली निकालें। या थर्ड वन, हमें ग्राफ दिया होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, ग्राफीय निरूपण के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफीय निरूपण के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब आप मुझे सेकंड के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बना के दिखाओ। मुझे सारे बच्चे व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करेंगे कि सर हमने ये ग्राफ बनाया फॉर सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल इजी है, ये भी तो लाइन का इक्वेशन का ग्राफ है, ये भी तो लाइन की इक्वेशन का ग्राफ है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी तो है ग्राफ। और एक ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ मैंने बनाई दिया क्वेश्चन फर्स्ट का, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ बन गया। सेकंड ग्राफ आपको कल बनवाऊंगा मैं, पहले आप मुझे सेकंड और थर्ड ग्राफ आप मुझे बना करके दो। अगर आपको आता है, नहीं आता तो मैं, बच्चे सारे बच्चे मुझे बताएंगे जिसको आता है नहीं आता, मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए ग्राफ बना के दोगे। सेकंड कौन सी इक्वेशन है? थर्ड ये वाली इक्वेशन है। और सेकंड कौन सी इक्वेशन है? ये वाली सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आप मुझे ग्राफ बना के दो एंड थर्ड वन इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ बना के दो। तब मैं क्लास कैंड करने जा रहा हूं, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, आज अपने इतने पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो जल्दी फटाफट। थैंक यू बच्चों, कोई डाउट हो? आपको 5 मिनट का गैप भी देते हैं, पूरे 35 मिनट हो चुके हैं बच्चों। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो जल्दी फटाफट। बच्चों सारों को समझ में आया? मेडिकल वाले बच्चे, उनको समझ में आया आपको? जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। जो बच्चे नए आए हैं उनको समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा नए वाले बच्चों को, क्योंकि नए वाले बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए। नए वाले बच्चों बात सुन लो, मैं आपको एक एक चीज प्रॉपरली समझाऊंगा। जो 2 ग्राफ का मैंने होमवर्क दिया है वो सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, ग्राफ बनाकर देंगे। और पहली बात एक और, मैं तुम्हें ये ग्राफ दोनों के दोनों बनवाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी, ये वीडियो लेक्चर ऑलवेज सेव रहेंगे, ये कभी भी डिलीट नहीं होने वाले। मैं सारे लेक्चर आपको देने वाला हूं और आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको और बढ़िया क्वालिटी देने वाला हूं। और आपको एक बात बता दूं, आपके एनवायरमेंट साइंस की क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, आपसे डिस्कस करके कि बताओ बच्चों क्या टाइम रखें, क्या सिस्टम करें, क्योंकि ड्यू वाले पेपर का एग्जाम हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन से उसका सेशन होगा, नेक्स्ट वीक होगा, और आपसे राय लेकर के, टाइम लेकर के, अपने 5 बजे टाइम उसका रखेंगे, क्योंकि 5 बजे टाइम बढ़िया टाइम होता है, सारे बच्चे आते हैं उसमें, तो अपने वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से। इस वीक हमने पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन पढ़ते हैं, हमें अब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। ओके, एक बच्चों एक और बात बता दूं, मैं ना एक वाई सीरीज शुरू करने वाला हूं, वाई सीरीज। बच्चे कहते हैं कि सर वाई सीरीज क्या होती है? वाई सीरीज का मतलब होता है कि क्यों ये चीज क्यों हुई, पानी पर बर्फ क्यों तैरती है, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाई उस वाटर की सरफेस पे क्यों तैरती है, ऐसे क्वेश्चन है ना। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर क्यों हमें दिखाई देता है, वाई, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज करने वाला हूं। आपसे मुझे चर्चा करनी है, क्या यह तरीका सही रहेगा? वाई सिर्फ ये हमारा वीक में एक लेक्चर आएगा जो हमें वाई का कारण बताएगा, ताकि केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, उसको बोलते हैं वाई सीरीज। एक बात और बता दूं, आपके एग्जाम में वाई वाले क्वेश्चन बताते हैं, वाई वाले क्वेश्चन बताते हैं, तो मैं वाई सीरीज शुरू करने वाला हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई, व्हाट इज दिस, क्यों?
समझे बात को। तो ये स्टार्ट करने वाला हूं, अगर आपका मन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ जी सर शुरू कर लो, यस सर यस सर यस सर, या नो सर नो सर नो सर, जो भी आपका मन है वो बता दो। बच्चों समझ में आ गई सारी चीजें? चलो मैं क्लास का एंड करूं। चलो बच्चों क्लास का एंड करता हूं। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कंप्लीट हुआ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 ग्राफ आपने बनाने हैं, अगर आप नहीं बना पाए तो मैं अपने आप आपको बना के दूंगा। लो बच्चों 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया, मारो मस्ती, चलते हैं फिर, आपकी कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू।